नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे 2 मिलियन होने में सिर्फ 2 लाख बचे हैं, तो ज़रा सब्सक्रिप्शन थोड़ा ज़ोर-शोर से करें और करवाएँ। मौसम और सीज़न तो वक्फ़ बिल का चल रहा है, लेकिन मज़े की बात ये है कि साहब अभी वक्फ़ बिल जो है वो केवल लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है। अभी उसको राष्ट्रपति के पास जाना है और राष्ट्रपति जी पहले उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद फिर उसका गज़ट नोटिफ़िकेशन होगा और उस गज़ट नोटिफ़िकेशन के बाद ही वो कानून बनेगा। लेकिन इस समय एक ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन है। अपने आप को कौन बड़ा मुस्लिम परस्त सिद्ध कर सकता है, इसका ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन है। तो उस कॉम्पिटिशन के चक्कर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे हज़रत ओवैसी वाला, हज़रत ओवैसी उसके एक मेंबर है वैसे, बाकी अध्यक्ष वगैरह तो पता नहीं कौन है, कोई नाम भी नहीं जानता उनका। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कांग्रेस पार्टी, जी हाँ, आश्चर्यमिदम, कितना बड़ा आश्चर्य है साहब। देखिए कि साहब, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो उचक के पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और याचिका लेके, याचिका ऑब्वियसली पहले से तैयार करके रखी होगी उन्होंने याचिका अपनी, तो याचिका लेके वो वहां पहुंच गए ये कह के कि साहब इस पे जो है वो करिए कुछ। आप बताएं क्या, इस पे कुछ आप करिए, इसको तुरंत स्टे कर दीजिए। खैर, चूंकि अभी तक लॉ नहीं आया है, लॉ को वो उसमें अपने लगा नहीं पाए हैं, तो अभी वो रजिस्ट्री में पड़ी हुई है, शायद डिफेक्ट में डाल दी होगी। लेकिन जब तक वो डिफेक्ट क्योर नहीं होगा, और डिफेक्ट यही है कि भाई कानून तो लाओ, कानून की कॉपी तो लगाओ, इसमें कौन से कानून को चैलेंज कर रहे हो ये बताओ, तो उसका नंबर तो बताओ। अब कानून नोटिफाई हुआ नहीं तो नंबर कहाँ से बताएं। लेकिन कंपटीशन में कि हम आगे निकल जाएं, तो अब देखिए, अब हो सकता है कि गजट नोटिफिकेशन से पहले ही 10-12 याचिकाएं वहां पहुंच जाएं, क्योंकि अगर कांग्रेस पहुंच गए हैं तो अभी जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां के जो पार्टियां हैं वो भी अपने आप को मुसलमानों का खैर खा दिखाने का प्रयास करेंगी, और उनको दिखाना है अगर तो फटाफट वो पहुंचेंगी जाके वहां पर फाइल कर देंगे। अरे भाई क्या हुआ, तो लगा देंगे उसमें कि साहब ये जो है इसका कॉपी ऑफ द एक्ट में भी कंडोन। अरे भाई, एक्ट की एग्जिस्टेंस तो बता दो, अभी तो एक्ट एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया और आप पहले ही पहुंच गए। अच्छा, फिर किन बिंदुओं पर आप इसको चैलेंज करेंगे, ये बड़े इंटरेस्टिंग बात है एक। क्योंकि कह रहे हैं कुछ लोग, तो कह रहे हैं कि साहब ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है। अच्छा, आर्टिकल 25 के वायलेशन में साफ साफ आया हुआ है कि साहब की ये जो वक्फ बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड केवल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की एक बॉडी है, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। वक्फ जो है वो पार्ट ऑफ रिलीजन है, लेकिन वक्फ जो है वो पार्ट ऑफ रिलीजन है तो वो लागू होता है वक्फ के ऊपर और वाकिफ के ऊपर और मुतवल्ली के ऊपर। वो जो सारे के सारे मुसलमान हैं उनको जो भी वक्फ करता है वो वक्फ के अपने एक प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से वक्फनामा लिखा जाता है और वक्फनामे के हिसाब से वो वक्फ होता है। बिना वक्फनामे के वक्फ नहीं होता है, ये फतावा आलमगीरी में भी लिखा हुआ है। लेकिन आर्गुमेंट ये लिया जा रहा है कि साहब आर्टिकल 25 का वायलेशन है, जबकि वक्फ बोर्ड का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। वो एक मैनेजमेंट बॉडी है, प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए, कैसे प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली मैनेज की जाए उसके लिए। ये कई बार जो है वो ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुकी है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि साहब 26 जो है वो डिनोमिनेशनल राइट जो है उनको आपने वो कर दिया। अच्छा, उसमें भी एक्सेप्शंस दिए हुए, उसमें भी एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। मोरालिटी है, हेल्थ है, इंटीग्रिटी है, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो उन एक्सेप्शंस में ये मोरालिटी में ही कवर हो जाता है कि साहब ये तो है जो कुछ किया गया। और दूसरी बात जो उसमें जिनको राइट्स दिए गए हैं वो ये डिनोमिनेशन नहीं है। वक्फ बोर्ड इज नॉट अ डिनोमिनेशन, इट इज़ अ गवर्नमेंट क्रिएटेड बॉडी।
स्टैट्यूटरी बॉडी, और स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो एक डिनोमिनेशन नहीं हो सकती। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आया हुआ है कि साहब ये कोई डिनोमिनेशन या संप्रदाय नहीं है। तो आप भी सोचिए, क्या वक्फ बोर्ड एक संप्रदाय है? ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन वो तो है कि साहब 25 का वायलेशन हो गया, 26 का वायलेशन हो गया, और उसके बाद फिर देखिए आप आर्टिकल 14 का तो वायलेशन हर एक में होता ही है। आर्टिकल 14 का वायलेशन अगर नहीं लिखें तो फिर वो रिट कंप्लीट ही नहीं होती। ये स्टैंडर्ड रिट की जो प्रैक्टिस है राइटिंग की, वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। तो वही वाली बात हुई कि साहब अब कंपटीशन होना है। देखिए ममता जी भी आएंगी। ममता जी ने वैसे पहला राउंड जो है वो ममता जी ने स्कोर कर लिया, क्योंकि भीड़ जो है वो कलकत्ता के अलावा और कहीं भी नहीं जुटी। कलकत्ते में आज काफ़ी भीड़ जुटी। तो ये हो गया कि साहब कि ममता जी जो है वो नंबर 1 है, लेकिन ममता जी की रीच लिमिटेड है। ममता जी की रीच उन्हीं के क्षेत्र तक लिमिटेड है। बिहार में कुछ नहीं हुआ, यूपी में कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या किया जाएगा? अब मेरे ख़्याल से, जैसा मैं अभी आप आज सवेरे कह चुका हूँ, कि अब टारगेट किया जाएगा कि किसी तरह से लाया जाए इसमें, अ, इसमें लाया जाए रामनवमी को, हनुमान जयंती को। रामनवमी और हनुमान जयंती पे अब सभी स्थानों पर पुलिस को, विशेषकर बीजेपी राज्यों में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर सारे के सारे जो है एक्शन यहाँ पर लगाने का प्रयास किया जाएगा। अब बात आती है कि साहब के जो इससे जिनको नुकसान हो रहा है, वो मैं देख रहा था आज कई सारी डिबेट देख रहा था, और साफ-साफ दिख रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी विचार बँटे हुए हैं, और जो विचारों की बाँट है वो कुछ-कुछ इस तरह से है कि अधिकतर देवबंदी जो है वो एक तरफ बैठे हुए हैं, और बहुत सारे जो बरेलवी हैं, बहुत सारे, सभी तो नहीं है, 50-50 समझ लीजिए, वो बरेलवी मौलाना जो हैं वो न्यूट्रल्स है। उनको उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं कि साहब बहुत गड़बड़ हो रही है। तो ये गड़बड़ हो रही है, और उसमें बरेलवी मौलाना इधर बैठे हुए हैं। तो अब आप ये देखिए कि भारत में जो मुसलमानों का जो फ़िरक़े हैं, उसमें एक समस्या है। वो समस्या ये है कि ज़्यादातर जो आपका जो अशराफ तबका है ना, वो देवबंदी हो रखा है आजकल। देवबंदी अहले हदीस टाइप का हो रखा है। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। वैसे जो अशराफ तबका है वो मौका परस्त है। वो वक़्त पे देवबंदी हो जाता है और वक़्त पे बरेलवी हो जाता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दरगाहों पे भी चला जाता है, और वो चादर भी चढ़ा लेता है, सजदा भी कर लेता है, और वो देवबंदियों की जो तकरीरें होती हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर केवल उसको अपनी जो हुकूमत है वो चलती रहनी चाहिए, और उसके जो इंटरेस्ट हैं वो कायम रहने चाहिए। ये उसका हिसाब-किताब है। तो अब दूसरा जो होता है, दूसरा ये होता है कि साहब ये जो रिलीजियस लीडर्स हैं, आलिम उलमा, अब इनमें कॉम्पिटिशन होगा। अब इनमें कॉम्पिटिशन होगा, और जब इनमें कॉम्पिटिशन होगा तो धीरे-धीरे आप पाएँगे कि जो लोग भी अभी वक़्त के सपोर्ट में बोल रहे हैं, वो धीरे-धीरे चुप होने लगेंगे। यही होता है हमेशा। आप दंगों में भी देखेंगे कि तो दंगों में भी वहाँ पे तभी होते हैं। दंगों का एक जो एसेंशियल फीचर है वो ये है कि साहब दंगों में आपको 2 कंपीटिंग पार्टीज़ मिलेंगी यहाँ। 2 लीडरशिप होगी, चाहे वो 2 नेता होंगे, उनमें दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, और फिर वो कॉम्पिटिशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़े जिहादी बनने का प्रयास करते दिखते हैं। ये सब तो हो गया। लेकिन एक जो बहुत बड़ा इनके सामने अड़चन आने वाली है, वो ये है कि साहब कि वक्फ बोर्ड को ये कह के रिलीजन के राइट को हार्म किया है। वो कहेंगे तो साहब एक वो शिरूर मठ का पुराना केस है, एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन टेस्ट। और वो एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन टेस्ट ये है कि किसी भी बात को अब आप कहते हैं कि साहब कि ये हमारा रिलीजियस राइट हर्ट हुआ है, तो उस चीज़ को ये एग्ज़ामिन किया जाएगा कि वो किसी रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है या नहीं है। तो भाई वक्फ बोर्ड इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, क्योंकि
किसी भी इस्लामिक कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है। गैर इस्लामी कंट्रियों में बने हुए हैं, इन लोगों ने बनवा लिया है ऐसा वक्फ बोर्ड। इस्लामिक कंट्री में किसी में वक्फ बोर्ड नहीं है। तो ऑब्वियसली एसेंशियल पार्ट वाला जो टेस्ट है वो ये फेल कर जाएंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है। वो लोग जो हैं वो बहुत उछल कूद के पहुंच गए हैं मैदान में, और ये मैदान और सजेगा। आगे देखते हैं होता है क्या।